नमस्कार। एक शेर है, नहीं शिकवा तेरी बेवफाई का हरगिज, गिला तो तब हो जब तूने किसी से निभाई हो। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सिर्फ बनाई है, जो बनाने में यकीन करते हैं, जो निभाने में यकीन करते हैं। पावर सेंटर दिल से दिल की बात में एक ऐसे सज्जन हैं जो धूप में छाँव जैसे हैं और तूफान में चट्टान जैसे हैं। उनके व्यक्तित्व पे ऐसा भी कहा जा सकता है, कह देना अपने समंदर से, हम दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। कभी मुश्किल हो तो हमें आवाज़ देना, हम पत्थर हैं, हम फूल हैं, लेकिन पत्थर भी उठाएंगे। हमारे साथ हैं वन एंड ओनली राजेश कुल्लर जी। नमस्कार। नमस्कार यशवी जी। तो राजेश कुल्लर जी का जैसे आपको पता ही है, 1980 बैच के सीनियर IAS अधिकारी हरियाणा कैडर के रहे हैं। बहुत लंबा उनका प्रशासनिक अनुभव है। 35 वर्ष की उनकी नौकरी IAS में रही है। विभिन्न पदों को उन्होंने देखा है। सोनीपत के DC रहे, रोहतक के DC रहे और गुड़गांव नगर निगम के कमिश्नर रहे, फरीदाबाद नगर निगम कमिश्नर रहे, भारत सरकार में बड़ा लंबा अनुभव है, जापान में रहे और फिर ये वर्ल्ड बैंक में ED। ये सम्मान किसी किसी को मिलता है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे मनोहर लाल जी के 5 साल तक, उससे पहले चौटाला साहब के CMO में रहे और लगभग हर मुख्यमंत्री इनका मुरीद रहा। ये किसी किसी को ऐसा मौका मिलता है। तो सबसे पहले इनसे सवाल यही है, आप अपनी जीवन यात्रा से कितने संतुष्ट हैं? ये प्रश्न तो जब मैं 4 वर्ष का था या 5 वर्ष का था तब से लेके आज तक किसी भी दिन आपने मुझसे पूछा होता तो मेरा उत्तर यही आता, 100% संतुष्ट हूँ। आपने कभी सोचा था कि आप नौकरी में इतनी बुलंदी या कहेंगे एक शानदार कैरियर आपका रहा है, जो किसी के लिए ख्वाब की तरह हो सकता है, एक सपने जैसे कैरियर हो सकता है। जो लोग ख्वाब देखते हैं वो आपने साकार किए, तो कभी आपको लगा था कि इतना शानदार कैरियर रहेगा? सच में जीवन में कभी भी 5-6 दिन से आगे सोचा ही नहीं। तो ऐसे कोई लंबे चौड़े ख्वाब नहीं लिए कभी। दूसरों ने लिए ख्वाब मेरे लिए। ये सिलसिला शुरू होता है मेरे अध्यापक से। वो कक्षा 6, 7, 8 में मेरे अध्यापक थे अम्बाला शहर में, श्री सुदर्शन प्राइवेट स्कूल था। उन्होंने मुझे कक्षा 7 में मैं था तब कहना शुरू कर दिया था कि तुम IAS बनोगे, मुझे और तुम्हें बनना है। मुझे कुछ समझ नहीं थी कि IAS क्या होता है और ये क्या कह रहे हो। और फिर इस सिलसिले को ख़त्म करूं तो 1987 का वर्ष होगा, यानी तब मेरी आयु 24 वर्ष हो चुकी थी और कक्षा 6 में जब मैं था तो शायद 8.5 साल का था। तो मैं अम्बाला गया। मैं IPS में सेलेक्ट हो चुका था, IPS की ट्रेनिंग कर रहा था, हैदराबाद से आया। मुझे लगा कि मैं गुरुजी को मिलने जाता हूँ। तो मैं वर्दी में था, रिक्शा पे बैठा हुआ था। कुछ प्रभु की करनी ऐसी हुई कि थोड़ी दूर रिक्शा चला तो सामने से गुरुजी बाजार में आ रहे थे पैदल। तो मैं उतर गया, मैंने उनके पाँव छुए। तो कहने लगे क्या हुआ, बड़े खुश हो, IAS बनना याद रखना। मैंने कहा सर मैं तो IPS हो गया। तो मेरी छाती थोड़ा गर्व से फूली हुई थी। बस उन्होंने तो जैसे मुझे देखा कि एक लगा मुझे कि जैसे चांटा मार दिया, अरे क्या होता है IPS, तुम्हें IAS बनना है, कुछ नहीं है ये। तो उन्हीं का ख्वाब था कि मैं IAS बनूं, मैं बन गया। तो मैं तो एक तरह से आप ये कहिए कि गुरु ऋण से वो ऋण हुआ, होना चाहता था, इसलिए प्रयास करता रहा। प्रभु इच्छा थी IAS में आऊं तो IAS में आ गए। तो आपका छात्र जीवन कैसा था? जब आप स्कूल में थे तो कितने शरारती थे, कितने होशियार थे? शरारत तो छू के ना गई थी। जी।
हंस जरूर देते थे दूसरों की शरारतें देख के, खुद नहीं कर पाए। और इच्छा होती थी? नहीं, पढ़ने में खूब मन लगता था, बस एक ही काम जानते थे, पढ़ना, और दूसरा जानते थे दूसरों को पढ़ाना। हाँ, इससे याद आया, तो कक्षा 8 तक तो सुदर्शन सर ने पढ़ाया। 9वीं 10वीं उनके स्कूल में नहीं थी, तो एसए जैन हाई स्कूल अम्बाला शहर में चला गया। वहाँ पे जो हेडमास्टर साहब थे, वो मेधावी छात्रों का एक सेक्शन डी होता था, उनको वो गणित पढ़ाते थे। तो हमने 10वीं कक्षा की परीक्षा लिख दी बोर्ड का, हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड। फरवरी या मार्च का महीना रहा होगा, 1977। मेरी आयु तब 13 वर्ष 6 महीने थी। हमने वो लिख दिया, घर बैठ गए। तो सारा दिन एक ये रहता था कि माँ की क्या मदद कर सकते हो, कपड़े धो दो, बर्तन मांज दो, अंगीठी जला दो, जो कर सकते हो। तो घर की आर्थिक अवस्था थोड़ी कमज़ोर थी, तो पढ़ने का बहुत शौक था। मामा के यहाँ सारिका मैगज़ीन आती थी, तो किसी उसके एक मैगज़ीन के इशू में ये था कि उसमें एक सीरीज़ चलती थी, हींग लगे न फटकरी रंग भी चोखा आए, जी। कि कैसे आप घर में ही उपलब्ध साधनों से कुछ 2 पैसे कमा सकते हो। तो उसमें एक वो आर्टिकल था कि आप कैसे धूप अगरबत्ती बना सकते हो बहुत कम राशि में। तो बाज़ार गए, 1-2 रुपये माँ से लेके वो ले आए जो भी सामग्री लिखी थी, और वो सलाख लेके इसकी झाड़ू की, तीले की, जी। उसके ऊपर वो लेप लगा के उसको सुखा रहे थे। तो हेडमास्टर साहब का पीएन आ गया, एसए जैन हाई स्कूल वाले, बोले आपको बुलाया, कल सवेरे 10 बजे स्कूल आ जाओ। डर गए। इनफैक्ट रात को अच्छी नींद भी नहीं आई। लगा कि कुछ या तो पेपर में गलती हो गई है, कोई चीटिंग का केस बन गया, क्या हुआ, क्यों बुला रहे हैं। जी। तो गया, तो वो जाते ही कहते हैं कि बैठो। तो बैठना कहाँ हेडमास्टर साहब के सामने हो संभव था। क्या कर रहे हो आजकल? तो मैंने कहा जी अगरबत्ती बना रहा हूँ। बोले देखो तुम बहुत मेधावी छात्र हो, और मैंने बहुत मेधावी छात्र देखे हैं, हर साल देखता हूँ, लेकिन तुम में मैंने कुछ ऐसा देखा कि तुम दूसरों को बहुत अच्छा समझा सकते हो। तो हमारा जो जेबीटी हमारा प्राइमरी विंग है, उसमें 2 जेबीटी की कमी है, और मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चों का बेस वहाँ गलत है गणित में। जो प्राइमरी स्कूल में बेस नहीं बनता तो फिर आगे भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो मेरी मानो तो तुम यहाँ पढ़ाओ, हमारा एडेड स्कूल है, हमें तनख्वाह तो नहीं मिलेगी सरकार से, क्योंकि तुम जेबीटी नहीं हो, तुम तो अभी 10वीं भी पास नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें स्कूल के अपने फंड से 250 रुपये महीना, ये 1977 की बात, दूंगा, 3 महीने तुम पढ़ा लो, फिर कॉलेज जाओगे। मैंने कहा ठीक। मेरे जीवन का मुझे लगता है सबसे बड़ा जो है परिवर्तन यहाँ आया। अगले दिन से मैं जाके जेबीटी टीचर लग गया। कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 को गणित पढ़ाते थे। तो 2-3 पीरियड के बाद एक रेस्ट पीरियड आता है, तो आप स्टाफ रूम में गए। अब स्टाफ रूम प्राइमरी का और हाई का कॉमन था। अब उसमें वही अध्यापक विद्यमान हैं जो आपको भी अभी महीना पहले तक पढ़ाते थे। और वो अब मुझे दिखा कि ये तो इंसान है, क्योंकि कक्षा में तो जब अध्यापक रहता वो तो भगवान था, और अब वो इंसान की तरह बात करते आपस में। जी जी। तो उन 3 महीनों में वो 750 रुपये तो मिले, पर साथ में ये अनुभव मिला जो शायद मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, कि मैं 13.5 वर्ष की उम्र में लोगों के बीच अध्यापकों के बीच बैठने लग गया, और वो कैसे जीवन को देखते हैं, समाज को देखते हैं, और वो कक्षा में जैसे होते हैं उन दोनों में क्या भेद है वो समझ लगा। वो नज़र फिर चलती गई पूरा जीवन। तो जब आप बच्चे ही थे और टीचर्स के साथ उनका कैसा स्वभाव था? क्योंकि आप भी एक तरह से बच्चे भी थे और टीचर भी थे,
स्टाफ रूम में जब आप उनसे इंटरेक्ट करते थे, तो वो आपको बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, या वो अपनी बिरादरी का हिस्सा मानते थे, या वो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था बच्चे से एक शिक्षक के बीच का दौर ये बहुत हुआ जीवन में। था? जी अभी उनको तो यही लगा कि ये कुछ अजूबा हो गया है, पर ये भी है कि अथॉरिटी से आया है, सिफारिश से तो आया नहीं है। हेडमास्टर साहब ने उनको भी कुछ ना कुछ कहा होगा कि इस बच्चे को ला रहा हूँ। अब 10वीं वाले को कितने नियम तो उन्होंने भंग किए होंगे 250 रुपये देने के लिए, जो 10वीं पास भी नहीं है और एडेड स्कूल में पढ़ा रहा है। जी कितना बड़ा रिस्क उन्होंने लिया आपके नाम पे। ऐसा फिर हुआ मेरे जीवन में। ऐसा फिर हुआ 4 साल के बाद। मैं ग्रेजुएशन कर गया कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। मैं 1900 कब की बात होगी, 80, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं सेकंड था, और स्कॉलरशिप नेशनल मिला कि अब आप जाके अगर एमए करेंगे या एमएससी करेंगे तो आपको 2 वर्ष तक के लिए स्कॉलरशिप होगा। अभी घर के हालात ऐसे नहीं थे कि स्कॉलरशिप साल में एक बार मिलेगा, पहले पूरा साल खर्चा करो फिर स्कॉलरशिप आएगा, तो वो संभव नहीं था। और मेरी आयु हुई थी अभी फिर 17.5 वर्ष। जी तो मैंने एक वो अखबार में मशहूरी निकली कि जी गणित टीचर की आवश्यकता है। मैं पहुंच गया। वो गर्ल्स हाई स्कूल था अम्बाला में। तो वहाँ कोई पीएचडी, कोई एमफिल, कोई एमएससी मैथ्स, कोई कुछ। मेरा भी बीएससी का रिजल्ट नहीं आया था। तो इंटरव्यू हो गए, तो उन्होंने 3-4 लोगों को कहा कि आप रुक जाओ, दोबारा इंटरव्यू होगा। मैं भी बैठा था। फिर दूसरे राउंड में उन्होंने अंत में मेरा इंटरव्यू लिया। बोले तुम ये नौकरी करने क्यों आ रहे हो, तुम इतने वो हो, तुम जाके पढ़ते क्यों नहीं, स्कॉलरशिप है। मैंने कहा पैसे चाहिए, अभी हालात ठीक नहीं है। तो कहते हैं कि अच्छा देखो ऐसा है, हमारा गर्ल्स हाई स्कूल है, हमने आज तक कभी कोई मेल टीचर नहीं रखा सिवाय संस्कृत के बूढ़े शास्त्री जी को। जी हमारा नियम है। और तुम सबसे अंडर क्वालिफाइड व्यक्ति हो यहाँ। तुम्हारे पास ना बीएड है, या एमएड घूम रहे हैं, एमएससी घूम रहे हैं, जी पर ये नौकरी हम तुम्हें देने पे बाध्य हैं। जी इसलिए कुछ शर्तें समझो। इस कक्षा में जितनी, तुम गर्ल्स हाई स्कूल है, तुम्हारी आयु 17.5 साल है। यहाँ जो लड़कियां पढ़ती हैं उनकी आयु 15, 16, 16.5 वर्ष है। हम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, ये समझ लो कि क्यों ले रहे हैं। बोले कि तुम्हारे 10वीं में गणित में 150 में से 150 अंक हैं। हम यहाँ इतने साल से स्कूल चलाते हैं, हमें जिंक्स है। एक आध बार हमारी लड़की कोई टॉप भी कर गई या सेकंड आ गई बोर्ड में, कभी थर्ड आ गई, पर कभी 150 में से 150 नंबर नहीं आए। और तुम्हारे आए हुए हैं। आज जितने इंटरव्यू देने आए, किसी के 10वीं में 150 में से 150 नहीं थे। तो हमें ये लगता है कि जिसके खुद के नहीं आए वो दूसरे के दिलवा नहीं सकता। जी तो इसलिए तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। तो फिर वही घटा। जी अब मैं जिनको पढ़ा रहा था, मैं उनकी आयु और मेरी आयु बराबर हो गई थी। तो जब आप का आईएएस में रिजल्ट आया, हाँ। वो आपको कैसे पता लगा? सबसे पहले मतलब कहाँ आपने वो देखा या किसने बताया? वो क्षण कैसे रहे आपके? तो उस वक्त तक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को सबसे पहले पता लगता था, जी और यूपीएससी बाहर लगा देती थी अपने नोटिस बोर्ड पे, जी और उसकी एक प्रति प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को दिल्ली में कहीं भेज देती होगी। और वहाँ से अधिकांश लोगों को जो दिल्ली में नहीं रहते, उनको तो अगले दिन के अखबार से ही पता चलता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं उससे पहले आईपीएस में था। मैंने आपको बताया, उससे पिछले वर्ष के एग्ज़ाम में 1987 वाले में मैं आईपीएस में था। तो तब कुछ रैंक था 114 या कुछ 115। तब भी आपको हरियाणा मिल गया था? नहीं, तब मैं महाराष्ट्र काडर में था, आईपीएस में। जी तो पेपर तो वैसे हुए थे जैसे पहले हुए थे। इंटरव्यू थोड़ी अलग तरह से हुई थी। पिछली इंटरव्यू थोड़ी गड़बड़ थी, लगा था कि ठीक नहीं हुआ। इस बार की इंटरव्यू में, अब आपको सच बता दूं तो उन्होंने मुझे पूछा, कहने लगे तुम्हारे पिछली बार इंटरव्यू में कितने नंबर थे। अब मुझे मालूम नहीं कि उनको पता है कि नहीं पता है। मुझे शर्म भी आ रही थी, मेरे थोड़े कम थे कि मैं कैसे कह दूं। मैंने कहा सर थोड़े कम थे। बोले बताओ ना कितने थे। तो मैंने कहा शायद इतने के लगभग थे, जो कि उत्तर ठीक नहीं है।
250 नंबर का होता था इंटरव्यू, शायद उन्होंने मुझे 115 नंबर दिए थे। तो मैंने कहा सर शायद 120 के आसपास कुछ थे। ये अंतिम प्रश्न था जो चेयरमैन ने पूछा था। और फिर वो बोले, अब आपको इसकी भी बैकग्राउंड देता हूँ। तो क्या हुआ था कि वो चेयरमैन इससे 3 मिनट पहले उठ के चले गए थे। तो लास्ट प्रश्न था, लास्ट मेंबर ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और 3 वाक्यों में दीजिए। मैंने कहा ठीक। सोचा, अभी मेरा पहला वाक्य खत्म हुआ था, दूसरा शुरू हो रहा था। वो आ गए अंदर, चेयरमैन साहब स्थापित हो गए। उन्होंने लास्ट वाला सेंटेंस सुन लिया। बैठते बैठते ताली बजाई उन्होंने और कहने लगे कि अच्छा एक बात बताओ, आपके पिछली बार इंटरव्यू में कितने नंबर थे? तो मैं बोले अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कितने नंबर से आईएएस रह गया था? मैंने कहा सर 16 नंबर से। इतने कम होके भी रिटर्न में वो ज़्यादा थे। तो ही सेड गॉड विलिंग यू विल मेक इट टू द आईएएस दिस टाइम। तो मुझे इशारा तो हो ही गया था कि होना है जी। जब ऐसा कह रहे हैं वो लेने वाले, उनको मालूम है कितने क्या। बोले गॉड विलिंग यू विल मेक इट दिस टाइम। तो इसलिए जिस दिन रिजल्ट आया तो मैंने किसी को कहा यार जरा देखना शुरू करो लास्ट से नीचे से ऊपर को। आप अंबाला में ही थे? मैं अंबाला में था जी। दिल्ली में यूपीएससी का जो यहाँ लगती है जी। तो अखबार में तो कल छपेगा। तो कोई था जानकार, उसने पीआईबी में किसी को फ़ोन किया, पत्रकार ही थे जी। तो उन्होंने फिर फ़ोन करा। उन दिनों ये मोबाइल वगैरह नहीं होते थे। तो उन्होंने कहा यार देखो जरा एक बार नीचे से आईएएस की लिस्ट को देखो, जब लास्ट है वहाँ नीचे से ऊपर देखना शुरू करो, ये नाम है कि नहीं है। तो उनका फिर फ़ोन मुझे आया, बोले वो मुझे डांट रहा है। बोला नीचे से दिखा दिया, अगर शुरू में बता देते तो ऊपर से दिख जाता। तो ऐसे बता जी, जी, जी। तो जब आपको जानकारी मिली, आपने सबसे पहले ये जानकारी किससे शेयर की? नहीं, मैं अपनी माता जी के पास ही रहता था। मेरे पिता माता यहीं चंडीगढ़ में ही रहते थे। अंबाला नहीं था मैं तब तक, वो लोग चंडीगढ़ आ गए थे। तो सबसे पहले उन्हीं को बताया। जी। आप छात्र जीवन में आपके ऊपर किसका ज़्यादा प्रभाव रहा? मैंने बताया पहले सुदर्शन सर, उनका नाम भी आने दो, गलती हो गई मेरे से। वो जो हेडमास्टर साहब थे जी, जी, उनका नाम था श्री फकीर चंद अग्रवाल। जी, 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 वो बाद में हरियाणा विधानसभा के डेप्यूटी स्पीकर भी बने। जी, जी। तो एक बार मिल गए मुझे। अब मुझे तो मेरे गुरु जब भी मिले हैं, कहीं भी मिले हों, मैंने तो उनको चरण स्पर्श किया। तो वो विधानसभा में मिल गए तो मैंने चरण स्पर्श किया। जी। तो आप ही के व्यवसाय की एक महिला पत्रकार थी, पता नहीं उन्होंने देखा, पता नहीं किसी प्रभु के बंदे ने उनको बताया। उन्होंने एक डायरी पीस लिखा अपने अखबार में, हिंदुस्तान टाइम्स में, कि एक आईएएस अधिकारी है जो पॉलिटिशियंस के पाँव को हाथ लगाता है। चलिए उनके मन के भाव है, जैसे भी हैं, प्रभु ने उनको भी पैदा किया। जी, जी। तो जब आप स्टूडेंट थे तो कभी स्कूल कॉलेज कभी बंक किया आपने? कभी ऐसा हुआ? मुझे नहीं याद आता कि मैंने बंक किया हो। शायद एक बार अंबाला में जब मैं कॉलेज में था तो लालड़ू में कोई विनोद खन्ना की कोई पिक्चर शूट हो रही थी, शायद सरहद उस पिक्चर का नाम था। जी। तो बहुत सारे लड़कों ने कहा कि जी, फिर साइकिल उठा के अंबाला से लालड़ू के किसी खेत पे आसपास, वो दिखा दुखा भी कुछ ज़्यादा नहीं। जी। अब ये याद नहीं, शायद 1-2 पीरियड मिस हुए होंगे उस चक्कर में ज़रूर। आपको फिल्में देखने का चाव था तब छात्र? नहीं, ना तब था ना अब है। जी, 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 जी। चाव एक ही है जी, जनसेवा का। उसके अलावा पुस्तक पढ़ना। जी, 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 जी। अतिशयोक्ति ना होगी अगर ये कह दूं कि सांस लेने के बाद, क्योंकि सांस तो आप हर क्षण लेते हो, सोते हुए भी लेते हो, सांस लेने को अगर आउट कर दिया जाए एज एन बॉडीली एक्टिविटी, तो मेरा सबसे ज़्यादा किया गया कर्म पढ़ना है। ये तब भी सही था जब मैं पीएससीएम था पिछले 5 साल, ये तब भी सही था जब मैं डीसी था। अगर व्यक्ति नहीं है, किसी से बात नहीं हो रही है, तो प्राय आप ये मान सकते हैं कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। अगर आपकी मान लीजिए कोई ट्रांसपेरेंसी होगी जो, तो कभी आप विचलित हुए या कभी मन में ख्याल आया? मैं आपको सच बताऊं, इतनी भगवान जाने कितनी, मेरा ख्याल है कोई देखोगे रिकॉर्ड उठा के तो 35 साल में कम से कम
48, 49 तो ट्रांसफर्स हुई होंगी, जी 40 के आसपास तो होंगी। ऐसे ऐसे समय आए जब 12-12 चार्ज थे एक ही दिन। तो मैं आपको बताता हूँ, आपने जो पूछा, इस सारों में जिसको तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मतलब ये समझ के कि इसको घटिया जगह पे बिठाना है, बिठा दिया। सच मानना यशवीर, प्रभु जानते हैं किस क्षण मौत आ जाएगी मालूम नहीं, हो सकता है ये मेरा अंतिम क्षण हो जीवन का। मेरे को अगर आप पूछ लो ईमानदारी से, मैं अगर जवाब दूं कि इतनी पोस्टिंग्स में, इतने साल में सबसे बढ़िया पोस्टिंग कौन सी थी, मैं 2 साल उस पोस्ट पे रहा जिसको वो सबसे घटिया बताते हैं। अगर आप मुझे कहें कि सारी छोड़ दो, तुमने जीवन में किस पोस्टिंग में सबसे ज्यादा भला करने का अवसर तुम्हें मिला, ये वो समाज के लिए भला करने का, एक एक व्यक्ति का तो नहीं, ये वो पोस्टिंग थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपको एक टिप्पणी बताता हूँ, मुझे कैसे मालूम है कि वो, मैं उसकी एक मीटिंग थी, तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ले रहे थे, 4 महीना पहले मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई थी, तो उनको मालूम था, उन्होंने की थी, क्यों की है। तो वो बैठक हुई, उसमें शिक्षा मंत्री थे, उसमें वो कई सारे और अधिकारी बड़े बड़े, और आई मस्ट हैव बीन द मोस्ट जूनियर। मैं कहीं जिला से बदल के वहाँ लगाया गया था, 3 एक महीने हुए थे। जब वो बैठक हो गई, अद्भुत बैठक थी, हो गई कि ये भी ऐसा हो रहा है, इसको ऐसे कर रहे हैं, उसको वैसे कर रहे हैं। 1.5-2 घंटे की बैठक के बाद जब समापन हुआ, धन्यवाद प्रस्ताव हुआ, तो मैं निकलने लगा, तो चीफ सेक्रेटरी साहब का जो बाहर खड़ा रहता कर्मचारी, चपरासी, उसने मुझे रोका, कहले आपको कहा है कि मिल के जाना। मैं गया तो कहने लगे, बरखुरदार, बड़े खुश दिख रहे हैं आप। मैंने कहा, हाँ सर, गजब की जगह है, गजब का काम करने का अवसर है। कहते हैं, देखो भाई, अपनी खुशी अपने अंदर संभाल के रखो, इसको बाहर भरी सभा में जाहिर मत होने दो। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि इनको 5 साल एक ऐसे पत्थर के पीछे रखना जहां ये मुझे नजर ना आए। अगर ये पता लग गया कि तुम यहाँ खुश हो इस पत्थर के पीछे, तो तुम निकाल दिए जाओगे। तो इसलिए चेहरे पे हाव भाव ऐसा रखा करो कि घटिया जगह पे लगे हो। सर छोड़िए, क्या रखा है इन बातों में, तो क्या है इसमें। IAS अधिकारी को जहां लगाया जाता है, देखिए नियम में लिखा हुआ है कि नॉन कार्डर पोस्ट पे आप बड़ी अजीब परिस्थिति में जाएंगे, कुछ होगा, आपको जहां भी लगाया जाएगा वो कार्डर पोस्ट होगी, या आपसे पहले भी कोई IAS अधिकारी वहां रहा है, तो क्या दिक्कत है। जी, तो एक आपका इतना समृद्ध अनुभव हो रहा है, प्रशासनिक अनुभव हो रहा है, एक लोग जरूर आपसे जानना चाहेंगे, और खास तौर पे जो ऑफिसर्स जो अभी सेवा में हैं, जिनका अनुभव ज़्यादा नहीं है और बड़ा लंबा उनका कैरियर है, तो ऐसे ऑफिसर्स को आप क्या कहना चाहेंगे। मतलब एक तरह से उनको नुस्खा, मार्गदर्शन, गुर, टिप्स, कुछ भी आप उसको नाम दे लें, या अपना जो अनुभव है उसके हिसाब से आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि एक ब्यूरोक्रेट को या एक ऑफिसर को किस तरह का बिहेव करना चाहिए, क्या उनको करना चाहिए। तो IAS अधिकारियों को, IPS अधिकारियों को, ठीक है, बेसिक बात तो कानून के दायरे में रह के करने की है, उससे कोई वो नहीं कह सकता जी। और मैंने पहले कह दिया कि कानून के दायरे के बाहर जाने, कोई ऐसा कानून नहीं है यशवीर जी जब दूसरे की आराधना में, दूसरा मतलब कोई ऐसा नहीं कि वो अमीर है इसलिए, ऐसा नहीं कि वो मंत्री हैं इसलिए ना, क्योंकि वो कष्ट में है जी। उसके लिए, उसका आंसू पोंछने के लिए, उसका दुख दूर करने के लिए, क्योंकि कानून में अधिकारी नीचे वाले सारे ऊपर तक सिर्फ उसके सेक्शंस पढ़ते, सिर्फ उसके रूल्स पढ़ते, हर एक्ट में एक ऑब्जेक्ट एंड रीजंस लिखा होता कि क्यों बनाया जा रहा है ये कानून। आप हमेशा ये कह सकते हैं कि कानून की मंशा, जो भी आपके साथ 99% केस जो आपके सामने आएंगे, IAS अधिकारी के सामने, IPS अधिकारी के सामने, आपको कानून की मंशा भी तो देखनी है। वो मंशा लिखी हुई है ऑब्जेक्ट एंड रीजन में,
मंशा ये नहीं है कि लोगों को दुखी करते घूमें। तो उस भाव से अगर करेंगे तो मुझे लगता है जो भी ऐसा करेगा उसका जीवन सफल होगा, उसका करियर सफल होगा। और ये कहना कि सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि मैं फन्ने खां हूँ, मुझे ये मिल जाए, मैंने तो ऐसा किया था, उसका विरोध किया था, अब ये आ गए हैं, वो तो चले गए तो मुझे नहीं, ये शोभा नहीं देता आईएएस अधिकारियों को, ये शोभा नहीं देता आईपीएस अधिकारियों को। लोगों की निगाह से देखो तो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हमेशा सत्ता में है। आम आदमी की निगाह से देखो, सत्ताधारी तो आते जाते रहते, 5 साल बाद चुनाव होता, जनता फैसला करती कि अब ये हो जाएंगे। लेकिन आम आदमी की निगाह में आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी ये हमेशा सत्ता में, इधर से गए उधर बैठ गए। और आप बैठे हो ना जी, मेरे साथ तो ये हो गई तो थोड़ा गलत है। मेरा संदेश तो इतना ही होगा, पर आराधना करें जो आपके कार्यालय में आ जाए। 100 में से एक ठग आता है जी, और इतनी आप में समझ आ जाती है कि ये ठग है, नहीं समझ रहे हो, ये मेरे से गलत काम करवाना चाहता है। तो अब किसका प्रभाव ज्यादा होना चाहिए? आपका। उसको खुद ही शर्म आ जानी चाहिए आपसे कि यार मैं गलत कह रहा हूं। दूसरों को, जो बाकी 99% है, दिल खोल के सेवा करनी चाहिए, आंसू पोंछने चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पावर सेंटर में जिन्होंने वाकई दिल से दिल की बात करी, जिनको मिलके ऐसा लगता है कि ये इंसान है, अफसर बाद में है, सत्ता इनको लगता नहीं, पावर इनको लगता नहीं कि कुछ छू कर भी गई है। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी आध्यात्मिक गुरु से कोई ज्ञान ले रहा हूँ, ज्ञान की जो है गंगा बह रही है और उसमें डुबकी लगा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। आपके बीच उपस्थित प्रभु को नमन करता हूँ।